वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बोडे प्लॉट, नाइक्वेस्ट प्लॉट, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बोडे प्लॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं बोडे आरेख। बोडे प्लॉट का मतलब क्या होता है? देखो, बोडे प्लॉट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो बोडे प्लॉट को हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जब भी हम लोगों को फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालाइज करना होता है। जब भी हम लोगों को फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को निकालना है, जब भी हमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालाइज का मतलब होता है बोडे प्लॉट अनुक्रिया विश्लेषण में इसका काम में लिया जाता है। मतलब जब भी हम लोगों को अनुक्रिया विश्लेषण या फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को निकालना होता है तब हम लोग बोडे प्लॉट का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसके अंदर जो इसका ट्रांसफ़र फलन होता है, यानी कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ट्रांसफ़र फलन या ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग एक लॉगरिथमिक प्लॉट में हम लोग उसको दिखाते हैं। मतलब जब भी ये जो इसका जो भी ट्रांसफ़र फलन होगा उसका पहले हम लोग लॉग लेंगे, लॉग के बाद उसको हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो इसमें हमारे पास अंतरण फलन या ट्रांसफ़र फंक्शन के निरूपण के लिए एक लॉगरिथमिक प्लॉट काम में लिया जाता है, जो कि दो ग्राफ दर्शाता है या वो ग्राफों से मिलकर बनता है। कहने का मतलब ये कि पहले हम लोग जब भी हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को निकालना होगा तो हम लोग बोडे प्लॉट का उपयोग करते हैं। दूसरा ये कि जो भी इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, ट्रांसफ़र फलन, उसको हम लोग लॉगरिथमिक ग्राफ पर दिखाएंगे। लॉगरिथमिक ग्राफ होता है उस पर दिखाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास पहला जी जे ओमेगा, यानी कोई भी फंक्शन दिया होगा उसमें हम लोग सपोज करो हमें जी एस दिया हुआ है, ठीक है, जी एस दिया हुआ है, तो इसमें एस की जगह हम लोग पहले जे ओमेगा डाल देंगे। तो जे ओमेगा डालने के बाद इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा लेंगे, ठीक है। तो जो जी जे ओमेगा यानी कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन दिया होगा वो इसमें जो भी जी एस होगा उसमें पहले हम लोग जी एस में एस को जे ओमेगा डालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। हम लोग उसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो पहला पार्ट इसके अंदर ये होता है कि जो भी हमें गिवन होगा ट्रांसफ़र फलन जो भी दिया होगा उसमें एस की जगह पहले जे ओमेगा डालना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हम लोग जो निकालते हैं वो फेज एंगल निकालते हैं। पहला हम लोगों को क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है। पहला पार्ट जो भी हमें ट्रांसफ़र फलन दिया होगा उसमें जो जे एस है उसमें एस की जगह पहले जे ओमेगा डालो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लो। दूसरा क्या, हम लोगों को फेज एंगल निकालना होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, फेज एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कला कोण बोलते हैं। पहला पार्ट हम लोग इसका जो पहला हिस्सा होता है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा कला कोण यानी कि फेज एंगल से प्रदर्शित करते हैं। फिर दोनों को क्या होता है, हम लोग लॉगरिथमिक स्केलों में आवृत्ति के साथ प्लॉट किए जाते हैं और बनाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास सपोज करिए, मान लीजिए जो हमारे पास ट्रांसफ़र फलन है, यानी कि ट्रांसफ़र फंक्शन है, वो इस तरीके से होगा। ट्रांसफ़र फंक्शन सपोज करो हमें ये गिवन है, जी जे ओमेगा ये दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा ई की पावर में जे फाई, ये हमें दे रखा है ट्रांसफ़र फलन। मान लिया हम लोगों को ट्रांसफ़र फलन ये दे रखा है, जी जे ओमेगा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये जो दो डंडे आते हैं, दो डंडे बीच में जी जे ओमेगा लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो जी जे ओमेगा ई की पावर में जे फाइव। अब हम लोग इस पूरा का नेचुरल लॉग लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग किस तरीके से लेते हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने से मतलब है दोनों तरफ हम लोग सॉरी क्लास, हाँ, तो हम लोगों को ट्रांसफ़र फलन यानी कि ट्रांसफ़र फंक्शन माना हम लोगों को ये दिया हुआ है, जी जे ओमेगा बराबर में मैग्नीट्यूड के अंदर इन दो डंडों के अंदर जी जे ओमेगा ई की पावर में जे फाइव। अब इसका हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे। क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेना है हम लोगों को इन लोगों का, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, इनका दोनों तरफ प्राकृतिक
लघु गुणांक या नेचुरल लॉग लेंगे तो पूरे में लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल लॉग को ln से दिखाते हैं हम लोग। तो ln जी ओमेगा बराबर में इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ln मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा प्लस में इसका नेचुरल लॉग लोगे तो ई की पावर वाला j5 तो इधर आ जाएगा, j5 इधर, और लॉग जो नेचुरल लॉग ई का होगा वो हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस वाले का नेचुरल लॉग लिया। नेचुरल लॉग क्या है, ln जी जे ओमेगा बराबर में ln मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा प्लस में ये जो इसकी पावर है वो बाहर आ जाएगी, फिर नेचुरल लॉग जो एल ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए जी जो इसकी ऊपर पावर थी वो बाहर आ गई, j5 ब्रैकेट में ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो बता रहा है हमारे पास जो आया है ट्रांसफर फलन में जी जे ओमेगा बराबर में ln मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे और प्लस में यहाँ पे प्लस में उसका जो हम लोगों ने वो लिया, एक सेकेंड, जो हम लोगों ने नेचुरल लॉग लिया था तो अंत में क्या निकला था, ln जी जे ओमेगा बराबर में ln मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा प्लस में g5 ओमेगा। तो देखो जहाँ पे भी j लगा होता है इसका मतलब होता है ये इमेजनरी पार्ट होता है आपका। कैसा होता है, इमेजनरी पार्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिकल्पित भाग, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी j नहीं है तो यानी इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक भाग या रियल पार्ट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये जो रियल यानी वास्तविक भाग है इसको हम लोग नेपर एक टर्म होता है उस पर प्रदर्शित करते हैं, और ये j5 ओमेगा है यानी कैसा है, अधिकल्पित भाग है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा फेज एंगल को बताता है, फेज एंगल यानी कि कला कोण को बताता है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो और इसे बनाने का तरीका 20 लॉग, और उसको जो हम लोग अंत में बनाते हैं उस पूरे का 20 यानी 20 लॉग मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा होता है, और उसका जो कला कोण होता है यानी फेज एंगल 5 ओमेगा के प्रति हम लोग लॉग ओमेगा दिखाते हैं। कहने का मतलब ये कि जो ये होगा ये वाला ln जी जे ओमेगा मैग्नीट्यूड के अंदर, इसको हम लोग 20 लॉग मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो हमारे पास j5 ओमेगा होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ओमेगा, यानी कि इसको हम लोग ln मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा था उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 20 लॉग मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा, और ये जो j5 ओमेगा था यानी इमेजनरी पार्ट उसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ओमेगा से। इस वाले पार्ट को दिखाया है, ये वाला पार्ट होगा तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, और ये जो इमेजनरी वाला पार्ट होगा इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ये जो हम लोगों ने अंत में लिखा है जो 20 लॉग यानी 20 लॉग मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा होता है, इसकी जो यूनिट यानी इकाई होती है वो डीबी होती है, जिसको डेसिबल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिबल, ठीक। अब आता है कि बॉडी प्लॉट को बनाने की विधियां क्या होती है, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग बता देते हैं आपको इसको कैसे बनाते हैं। सर्वप्रथम हम लोग आवृत्ति ज्ञात करते हैं, यानी इसका पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालेंगे पहले, फिर क्या होता है असिम्प्टोटिक परिणाम आरेख बनाते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग स्लोप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर 0 के लिए +20 dB पर डिकेड तथा ध्रुव के लिए -20 dB डिकेड होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालेंगे, फिर दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरे में हम लोग इसकी स्लोप यानी ढाल को निकालेंगे। ढाल में भी इसमें कंडीशन है कि अगर आपके पास उसके अंदर जो कॉर्नर आवृत्ति यानी कि जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 के पास होती है तो उसके लिए हम लोग +20 dB पर डिकेड होती है, और वो 0 से दूसरी तरफ होती है यानी ध्रुव की, और ध्रुव के लिए होगा तो -20 dB पर डिकेड होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है, टाइप बता रखा है। अगर टाइप 0 होगा, टाइप 0 सिस्टम हुआ इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, जो प्रथम कॉर्नर यानी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी तक हम लोग लाइन खींचते हैं जिसकी ढाल क्या होगी, 0 dB पर डिकेड होगा। कहने का मतलब ये है
कि पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स निकालेंगे, फिर दूसरा उसने बताया कि जो इसका ढाल यानी कि स्लोप जो है अगर उसके अंदर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, यानी कॉर्नर आवृत्ति है वो 0 के पास होगी, तो इसको हम लोग प्लस का 20 डीवी पर डिकेड लिख सकते हैं। और अगर ये ध्रुव की ओर होगी तो यानी माइनस का 20 डीवी पर डिकेड लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसके अंदर टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम होगा तो उसके लिए जो फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होगी उसको इसकी लाइन को हम इस तरीके से खींचेंगे, 0 डीवी पर डिकेड हो जाएगी। अगर ये टाइप 1 सिस्टम हुआ तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ओमेगा को हम लोग के तक के लिए -20 डीवी पर डिकेड ढाल लाइन बनाते हैं और फिर प्रथम कॉर्नर आवृत्ति अंकित कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है अगर टाइप 2 सिस्टम हुआ तो हम लोग ओमेगा को अंडर रूट के अंदर के लिख देंगे। अगर टाइप 2 सिस्टम हुआ तो अगर टाइप 1 सिस्टम था तो ओमेगा को के लिखा था, इसी तरीके से अगर टाइप 2 सिस्टम है तो ओमेगा को अंडर रूट के लिखेंगे और वहाँ पे हम कहाँ तक इसको लाइन खींचेंगे, -40 डीवी पर डिकेड तक हम लोग लाइन खींचेंगे और प्रथम कॉर्नर आवृत्ति को अंकित करते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि ओमेगा के विभिन्न मानों के लिए हमारे पास क्या होगा, ये फेज एंगल यानी फेज, इसको ये जो होता है फेज एंगल जीजे ओमेगा ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है कि कैसे हम लोग बॉडी प्लॉट में स्टेबिलिटी को स्थायी है कि अस्थायी है कैसे चेक करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक गेन मार्जिन होता है, एक फेज मार्जिन होता है। देखो तो पहले क्या बोला इसने, जो गेन मार्जिन और जो फेज मार्जिन के द्वारा हम लोग बॉडी प्लॉट के सापेक्ष दर्शनांक को चेक करते हैं। मतलब इसमें हम लोग जो भी स्टेबिलिटी चेक करेंगे उसमें हम लोगों को गेन मार्जिन और फेज मार्जिन पता होना चाहिए। दूसरा, यदि हमारे पास जो गेन जो है, अगर गेन जो है वो क्रॉस करता है आवृत्ति को, मतलब कि यदि गेन क्रॉस ओवर आवृत्ति फेज क्रॉस ओवर आवृत्ति से कम होता है, यदि हमारे पास जो गेन क्रॉस ओवर आवृत्ति यानी कि जो गेन क्रॉस की फ्रीक्वेंसी है, गेन क्रॉस ओवर की जो फ्रीक्वेंसी होगी और फेज क्रॉस की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी उससे कम होती है। यदि हमारे पास जो गेन क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी है वो कम है, फेज आपके पास जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है उससे कम होता है, तो जो गेन मार्जिन फेज मार्जिन दोनों क्या होंगे, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होंगे तथा प्रणाली क्या होगी, स्थिर होगी। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास जो गेन मार्जिन फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति और फेज मार्जिन फ्रीक्वेंसी है, अगर ये जो गेन मार्जिन फ्रीक्वेंसी हुई ये इससे छोटी हुई, जो गेन मार्जिन मतलब कहने का मतलब है कि एक गेन क्रॉस ओवर है हमारे पास, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी और एक होगी फेज मार्जिन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ये छोटी होगी फेज मार्जिन अगर इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, हमारे पास एक क्या है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, एक हमारे पास क्या है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यदि हमारे पास जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कम होती है किसकी तुलना में, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से, तो हम लोग तो उस टाइम पे जो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगे और सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। और यदि हमारे पास जो गेन क्रॉस ओवर आवृत्ति है वो बड़ी हो जाए फेज क्रॉस ओवर आवृत्ति से, तो जो हमारे पास गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैसे होंगे, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होंगे। उससे पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की बेसिस पे सिस्टम को हम बता सकते हैं कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर हमारे पास पहला केस लिया कि अगर जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा जो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन होगा दोनों पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगे और सिस्टम कैसा होगा, स्थिर यानी स्टेबल होगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि अगर हमारे पास जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास जो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे यानी नेगेटिव होंगे, जिसका मतलब क्या होगा, पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यदि गेन क्रॉस ओवर आवृत्ति और फेज क्रॉस आवृत्ति दोनों बराबर हो जाए तो इसका मतलब होगा गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रणाली को हम लोग मार्जिनली स्टेबल कहते हैं। देखिए स्टेबिलिटी के 3 पैरामीटर्स बताए। पहला पैरामीटर है कि मतलब गेन मार्जिन और फेज मार्जिन है हमारे पास, ठीक है। पहला केस है कि अगर हमारे पास जो गेन है
उसकी जो क्रॉस ओवर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है फेज क्रॉस ओवर आवृत्ति से यानी फ्रीक्वेंसी से। यदि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कम यानी ये छोटा है यानी कम का साइन है, कम होती है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से, तो सिस्टम कैसा होगा आपका, तो उस टाइम पे जो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे यानी कि धनात्मक, और सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और दूसरा केस ये कहता है कि अगर जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की तुलना में, तो उसमें गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होते हैं। तो सिस्टम क्या होता है, अस्थायी हो जाता है यानी कि अनस्टेबल हो जाता है। और अगर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसपे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और जो फेज मार्जिन फ्रीक्वेंसी है दोनों ही क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसका मतलब होगा जो गेन मार्जिन फेज मार्जिन है उन दोनों का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनली स्टेबल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बूडे प्लॉट के अंदर स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि गेन मार्जिन क्या होता है, फेज मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग वही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या होता है। गेन मार्जिन, नेक्स्ट है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहले पढ़ते हैं गेन मार्जिन, फेज मार्जिन हम लोग पढ़ते हैं। फेज मार्जिन बेसिकली क्या होता है, जिस पर हमारा जो गेन क्रॉस ओवर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी तंत्र को अस्थायी बना देती है। फेज मार्जिन वो मार्जिन होता है जिस पर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति तंत्र को वो यानी सिस्टम को क्या करता है, अस्थायी बना देती है। इस आवृत्ति पर किसी तंत्र का मापक क्या होता है, मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा इकाई होता है। कहने का मतलब ये है, फेज मार्जिन का मतलब हुआ, फेज मार्जिन पे अतिरिक्त कलांतर है जिस पर गेन क्रॉस ओवर आवृत्ति तंत्र को अस्थायी बना देता है। कि फेज मार्जिन में ये अतिरिक्त कलांतर है कि जिस पर क्या होता है कि वो जो गेन क्रॉस ओवर आवृत्ति तंत्र को वो अस्थायी बना देता है। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो जो फेज मार्जिन होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर ऐसे फेज है यानी फेज दिखा रहे, तो इसलिए ये वाला साइन आएगा, फेज जी जे ओमेगा प्लस में मतलब गुणा में एच जे ओमेगा माइनस में माइनस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, पहले हम लोग ये लिखते हैं फेज मार्जिन बराबर में एंगल यानी कि कला कोण जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा माइनस में फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 180 होता है, फिर फेज मार्जिन जो हो जाएगा यानी कि समझ आ गया, ये एंगल जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 180 हो जाएगा। तो यानी कि फेज मार्जिन क्या हो जाएगा, 180 सेल्सियस डिग्री प्लस में 5 हो जाएगा, जहाँ पे फाई जो होता है यानी ये जो फाई होता है वो खुला लूप ट्रांसफर फलन का गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर कला कोण है। यदि फेज मार्जिन हमारे पास पॉजिटिव यानी धनात्मक है तो तंत्र हमारा कैसा होगा, स्थायी होगा। अगर ये फेज 180 प्लस का है यानी कि जो फेज मार्जिन है ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि हमारा सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग गेन मार्जिन क्या होता है। गेन मार्जिन इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 1/में मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, मैग्नीट्यूड के अंदर मतलब मैग्नीट्यूड के अंदर 1/में मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20 लॉग बटे में जी जे ओमेगा मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। ठीक है, और इसको हम लोग डेसिबल में अगर दिखाएं तो माइनस का 20 लॉग बेस 10 मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। ठीक है, तो धनात्मक गेन मार्जिन का आशय ये होता है कि निकाय स्थायी है, और यदि गेन मार्जिन हमारे पास नेगेटिव होता है तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है यानी ये प्लस का था तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया यानी ऋणात्मक आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो गया। गेन मार्जिन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 1/में मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, जिसको हम लोग डीवी में लिख सकते हैं प्लस का 20 लॉग
लॉग बटे में 1/में मैग्नीट्यूड के अंदर जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, ये प्लस में है तो इसलिए क्या है, सिस्टम स्टेबल है। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो गया, यानी गेन मार्जिन का नेगेटिव होने की वजह से क्या हो गया, सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नाइक्वेस्ट प्लॉट क्या होता है। नाइक्वेस्ट प्लॉट क्या होता है, नाइक्वेस्ट प्लॉट को बताने के लिए इसने क्या किया है, इस तरीके से बनाया है। एक होता है इनसर्कल्ड और एक होता है एनक्लोज्ड होता है। नाइक्वेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियम, जिसमें क्या होता है, अंतर्वृत्तीय यानी कि एनसर्कल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनसर्कल्ड, और एक होता है एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, तो कोई भी बिंदु किसी बंद पाथ के अंतर्वृत्तीय होगा यदि वह पाथ के अंदर स्थित है, यानी ये बिंदु है, ये वाला पाथ है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्वृत्तीय यानी कि एन सर्कल बोलते हैं। मतलब इस तरीके से हम लोगों ने चित्र बनाया, ये हमारा एक पाथ है, रास्ता है, और बिंदु जो है वो यहाँ पे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्वृत्तीय बिंदु। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहते हैं एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड का मतलब होता है ये जो पाथ है ये घड़ी की दिशा में चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यदि पाथ को घड़ी की दिशा में घुमाया जाए, ये यानी ये जो रास्ता है इसको हम लोग घड़ी की दिशा में घुमा दें, तो कोई क्षेत्र या बिंदु किसी बंद पाथ द्वारा अंतर्वृत्त होगा और बिंदु पाथ के दाईं और स्थित होगा, तो अतः वह बिंदु पाथ द्वारा अंतर्वृत्तीय कहलाएगा। मतलब ये पाथ यानी ये वाला जो रास्ता है ये घड़ी की दिशा में चल रहा है, उसके अंदर जो बिंदु होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब आता है नाइक्वेस्ट प्लॉट के लिए कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग सर्वप्रथम क्या होगा, तंत्र यानी सिस्टम का हम लोग ट्रांसफर फलन निकालते हैं, यानी GSHS, यानी कि जो हमें GSHS दिया होगा वो निकालेंगे हम लोग। पहले सबसे पहला काम यही होता है, कोई भी सिस्टम हमें गिवन होगा, तंत्र गिवन होगा, तो उसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ट्रांसफर फलन यानी कि ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। फिर उसमें ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद एस की जगह हम लोग क्या डालेंगे, जे ओमेगा डालेंगे रख कर। इससे हमें कहने का मतलब ये कि पहले हम लोग सबसे पहले GS और HS निकालेंगे। फिर जब ये निकल जाएगा यानी ट्रांसफर फलन निकल जाएगा, तो अब इसमें S की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, जे ओमेगा डाल देंगे, यानी कि जे ओमेगा गुणा में HJ ओमेगा। पहले हम लोगों को GSHS यानी ट्रांसफर फलन निकालना होगा, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग S की जगह जहाँ जहाँ पे भी S आ रहे होंगे वहाँ पे जे ओमेगा डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद इसमें एक कंडीशन होती है n = P-Z। ठीक है, इसमें क्या होता है, n जो होता है वो इकाई त्रिज्या के वृत्त पर अंतर्वृत्तीय बिंदु होता है। p जो होता है जितने भी धनात्मक पोल की संख्या, p का मतलब होता है पोल, वो भी कैसे, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक पोल की संख्या s प्लेन के दाईं ओर GSHS के पोल होते हैं। और z जो होता है वो क्या होता है, आपके 0 होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0। n बराबर में P-0, P का मतलब होता है पोल, Z का मतलब होता है जीरोस। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, कंडीशन होती है, यदि हमारे पास इसमें कंडीशन होती है पहली कि यदि हम लोग Z को 0 रख दें। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग Z को 0 रखेंगे, n = P-Z है, और n = ये 0 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे n बराबर में P हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो बंद लूप है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, यानी कि जो n है वो स्टेबिलिटी को, ये अगर ये कंडीशन होगी, अगर z की वैल्यू 0 हो गई यानी n बराबर में p हो जाएगा, n बराबर में p, इसका मतलब सिस्टम हमारे पास यानी तंत्र कैसा है, स्टेबल है। और यदि मतलब कि n = P-Z है, और यदि हम लोग p को 0 रख दे तो n = माइनस का z हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जो खुला लूप है वो स्थायित्वता को दर्शाता है। तीसरा ये कि अगर z भी 0 हो जाए और p भी 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये कि वो पूरी तरीके से स्टेबल है। पूरी तरीके से स्टेबल है, यानी कि इसने 3 कंडीशन बताई। एक बार जब z को 0 रखा तो n बराबर p के आया, तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, बंद लूप हमारा क्या है, स्टेबल है। अगर हम लोग p को 0 रखते तो n बराबर किसके आएगा, z के आएगा, तो इसका मतलब होगा सिस्टम स्टेबल है। और यदि z और p दोनों ही 0 हो जाते हो तो हमारा सिस्टम क्या होता है, पूरी तरीके से मतलब स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो थैंक यू क्लास, आज हम लोगों ने बोडे प्लॉट, नाइक्वेस्ट प्लॉट पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।